हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यानी हमारे पार्ट 1 में भी इसी चैप्टर 2 के ऊपर चर्चा करी थी और हमने जाना था कि किस तरह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस तरह हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और हमने जाना था कि किस तरह हमारे तारों का निर्माण हुआ था। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके ब्रह्मांड के नॉलेज को बढ़ा देने वाली है और बहुत से उत्सुकता वाले क्वेश्चन जो कि हमारे बचपन में सोचते थे, जैसे आकाश की तरफ देख कर कि ये तारे कितने दूर होंगे या कैसे होंगे, ऐसा बहुत सारे अनुमान हम लगाते थे। तो इन सब के उत्तर इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सबसे पहले ग्रहों के निर्माण के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे कि सौर मंडल के ऊपर और जानेंगे कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या है। फिर हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे हमारे चंद्रमा के ऊपर और जानेंगे कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस मत पर क्या क्या परिकल्पनाएं या अपनी हाइपोथेसिस दी थी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है हमारे ग्रहों का निर्माण, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले ग्रहों के निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, जब हमारे ग्रहों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तो ये क्या थे, ये हमारे गैस के गुंथित झुंड थे। ये गुंथित झुंड थे और ये क्या थे, ये हमारी निहारिका के अंदर उपस्थित है। अब निहारिका क्या होती है? निहारिका हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल होते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारे क्रोड का निर्माण हुआ। अब ये क्रोड क्या होता है? क्रोड हमारे सभी जितने भी प्लेनेट है, इन प्लेनेट की जो भी सबसे पहले इंटरनल सरफेस बनी थी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्रोड। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा होगा, सेकेंड थर्ड वाले डायग्राम में तो आपको येलो कलर में दिख रहा होगा इंटरनल पार्ट, इसको हम बोलेंगे क्रोड, और सेकेंड डायग्राम में जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रोड। तो दोस्तों, ये किस वजह से आया था? ये आया था हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो जब ये क्रोड बनना स्टार्ट हुआ था या बन गया था, तो इसके बाद में क्या, इसके आसपास में घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई, या इस जिसको हम रोटेटिंग डिस्क बोल सकते हैं, ये घूमना स्टार्ट हुई। अब इस रोटेटिंग डिस्क में क्या था? इसमें थे हमारे गैस और धूल के कण। तो ये इसके ऊपर एक लेयर बनाने का कार्य करना स्टार्ट कर चुके थे। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। उसके बाद में क्या हुआ? अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। अब संघनन क्या होता है? संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, गैस से द्रव बनता है। अब गैस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम संघनन। तो और यह कब होगा? यह जब होगा जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघनन। तो दोस्तों, जब संघनन प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में क्या मिला? हमके छोटे छोटे गोले मिले। इन छोटे छोटे गोलों ने क्या किया? इन छोटे छोटे गोलों ने इस क्रोड को ढकने का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको कवर कर रहे थे। ये जो छोटे गोले संघनन से प्राप्त हुए थे हमको गैसीय बादल के, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रोड को ढकने का काम स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आपको थर्ड डायग्राम में दिख रहे होंगे। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में इनमें कोलिजन हुआ, इनमें टक्कर हुई, संगठन हुआ, तो ये क्या हुआ? एक दूसरे से चिपकने लगे। तो बड़े जो भी पिंड थे, बड़े पिंडों ने छोटे पिंडों को आकर्षित किया और ये क्या, बड़े पिंड बनना स्टार्ट हो गए। एक मतलब जो भी जिसकी साइज बड़ी थी वो उसकी साइज और बढ़ती गई, और जो छोटे पिंड थे वो बड़े पिंडों से चिपकने लगे। इस संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप यह सब किसमें जुड़ गए? ये सब आपस में जुड़ चुके थे। इसके बाद में क्या हुआ? अब ये जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ग्रहाणु क्या होता है? ग्रहाणु हमारे छोटे छोटे जो भी पिंड थे उनको क्या बोलते हैं हम? प्लैनेटसिमल्स, या छोटे छोटे ग्रहाणु बोलते हैं। तो छोटे पिंडों की अधिक संख्या क्या कहलाती है? ग्रहाणु कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लैनेटसिमल। और अंतिम अवस्था में हमें इन अनेक छोटे ग्रहाणु में सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अभी क्या करते? सारे पिंड छोटे छोटे वाले बड़े पिंडों से आकर्षित हुए और सभी ने क्या किया? एक बड़े से प्लेनेट का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, और एंड में हम देखते हैं कि हमें हमारा प्लेनेट मिल चुका था। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझा देता हूँ कि सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले हमारे तारे थे, वो तारे क्या थे? निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड थे। उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोर का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। इन कोर के निर्माण के बाद में गैसीय बादल का संघनन स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कोर के ऊपर एक लेयर चढ़ाना, इसके ऊपर चारों ओर परत चढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हमको एंड में सारे ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से छोटे छोटे ग्रहाणु थे, प्लैनेटसिमल्स है, ये
एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो गए और बड़े बड़े प्लेनेट बनाना स्टार्ट हुए और एंड में हमको क्या मिल गया, हमको हमारा ग्रह मिल गया, हमको हमारा प्लेनेट मिल गया। और यही थी हमारे ग्रह निर्माण की पूरी गाथा। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले सौर मंडल की। तो सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह, ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने सिक्स क्लास में आपने सबने पढ़ ही लिया होगा। तो बात करते हैं अब ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो ग्रह हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और होते हैं जिनका नाम होता है सीरीज, प्लूटो और एरिस। अब प्लूटो की गाथा क्या है, प्लूटो भी शायद पहले हमारे अपना ग्रह में ही काउंट होता था, लेकिन इसके 2005 या 6 में ऐसा कुछ रामायण हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये बाद में बौने ग्रह में काउंट होने लग गया था। तो इसकी गाथा आगे पढ़ने वाले हैं वैसे भी अपन, तो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं निहारिका को। तो निहारिका को क्या मानते हैं, सौर मंडल का जनक माना जाता है। अब निहारिका को मैंने बताया था आपको कि निहारिका क्या होते हैं। निहारिका हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम निहारिका बोलते हैं। तो निहारिका को ही हम सौर मंडल का जनक भी मानते हैं। अब उसके ध्वस्त होने व क्रोड बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई थी। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने थे। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल में। हम देखते हैं कि हमारी बिग बैंग थ्योरी की हम घटना कब मानते हैं, हम मानते हैं 13.7 अरब वर्षों पहले, ऐसा कुछ था। उसके बाद में हम मानते हैं हमारे तारों का निर्माण भी हम 5-6 अरब वर्षों पहले ही मान देते हैं। तो यही सौर मंडल का, निहारिका को हम सौर मंडल का जनक मानते हैं और इसका टाइम पीरियड भी यही है, लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले। और प्लेनेट का क्या है, प्लेनेट का है हमारे 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले। ये है हमारा पूरा टाइम पीरियड। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रह के टुकड़े, एस्टेरॉयड, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं बृहद मात्रा में धूलिकण व गैस है। तो हमारे सौर मंडल में क्या, हमारे सौर मंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे 8 तो हमारे ग्रह हो गए, 63 उपग्रह हैं। अब उपग्रह क्या होता है, इन ग्रहों के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उपग्रह बोलते हैं या नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। एक तो सैटेलाइट होते हैं जो अपन भेजते हैं, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होते हैं, हमारे द्वारा बनाए हुए। और एक होते हैं हमारे नेचुरल वाले, जो कि जैसे हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये क्या, ये हमारा उपग्रह है। तो 8 उपग्रह मिलते हैं हमको हमारे सौर मंडल में, 63 उपग्रह और लाखों छोटे छोटे पिंड है, बहुत सारे। और एस्टेरॉयड है, जैसे हम टूटता हुआ तारा दिखता है तो वो क्या, वो हमारे एस्टेरॉयड है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या है, ये ग्रह के टुकड़े होते हैं जो टूट के कहीं गिरते, कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं धूमकेतु, बहुत सारे मिलेंगे आपको और बहुत सारी मात्रा में आपको धूल के कण, गैस, ये बहुत सारी मात्रा में मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल में। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे भीतरी ग्रह या इनर प्लेनेट कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य व शुद्ध ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम या सौर मंडल का डायग्राम देखा तो उसमें क्या होती है, उसमें एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, छोटे छोटे पिंडों की एक बेल्ट दिखेगी आपको। तो वो क्या होती है, वो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। तो उसके जो भी अंदर वाले जो भी प्लेनेट होंगे, अंदर वाले जो भी ग्रह होंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे भीतरी ग्रह कहलाते हैं। और जो भी बाहरी वाले होंगे उनको क्या कहलाएंगे, बाहरी ग्रह कहलाएंगे या आउटर प्लेनेट कहेंगे। तो बाहरी ग्रह में कौन आएगा, बाहरी ग्रह में आएगा हमारे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब हमारे बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। जो हमारे पहले 4 ग्रह थे उनको हम पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये पृथ्वी की तरह ही शैलों और धातुओं से बने होते हैं। इनकी संरचना हमारे पृथ्वी से समानता खाती है, इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो बाकी बचे हुए 4 थे, इन चार ग्रहों की ये क्या होते हैं, इनके अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अब जोवियन ग्रह का अर्थ है बृहस्पति की तरह। अब बृहस्पति क्या, हमारा जुपिटर। तो जुपिटर की तरह जो भी ग्रह होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम जोवियन ग्रह कहेंगे। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। अब जो जोवियन ग्रह, इनके आसपास में क्या पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का सघन वायुमंडल पाया जाता है। इनके आसपास में किसका एनवायरनमेंट मिलता है इसको, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। ऐसा ही हमने आगे पढ़ा था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब साल पहले हुई थी और 5.5 से 5.6 साल पहले या ऐसे ही टाइम पे हमारे तारों की उत्पत्ति हुई थी और उसी में चंद्रमा सब मिले थे हमने को। तो प्लेनेट वगैरह भी चंद्रमा की तो अभी पढ़ी नहीं अपन ने। तो ग्रहों का निर्माण हमारा 4.6 अरब वर्षों पहले हुआ था।
अभी तक प्लेटो को भी हम क्या मान रहे थे, एक ग्रह मान रहे थे। कब तक? 2006 तक। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक हमारी मीटिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की। उन्होंने अगस्त 2006 में डिसीजन लिया कि जो हमारा प्लेटो है, उस प्लेटो को क्या दिया, प्लेटो को हमारे बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। उससे जो ग्रह मान रहे थे अपन, उस ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। उसको क्या बोला गया, उसको बौने ग्रह माना गया। तो दोस्तों बात करते हैं हम, जो भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरी ज़्यादातर ग्रह गैसीय है। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आपके दिमाग में आ रहा होगा अभी कि इनको हम जो भीतरी ग्रह, इनके ऊपर गैसें क्यों नहीं है, इनके ऊपर हाइड्रोजन हीलियम की गैसें होनी चाहिए थी। क्योंकि बाहरी जो भी गैस है, बाहरी जो भी प्लेनेट है उनके ऊपर तो है, तो अंदर वालों पे क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप, पार्थिव ग्रह हमारे जनक तारे के बहुत समीप बने थे, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। अब ये क्या है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के पास में क्या हमारे जो पार्थिव ग्रह वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसकी जो भी गर्मी होती है सूर्य की, वो गर्मी क्या करती है, जो इनके ऊपर जो भी गैसें थी उनको क्या किया, उनको ठंडा होने ही नहीं दिया था। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये संघनित नहीं हो पाई थी। संघनन का यही प्रोसेस होता है कि जो गैस होती है, गैस अगर द्रव में चेंज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारा संघनन कहलाता है। तो जो हमारा जो सूर्य था, सूर्य ने क्या किया, इनको संघनित होने का मौका नहीं दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर की जो भी गैसें थी, वो गैसें क्या हुई, वो गैसें संघनित नहीं हुई। इसी वजह से क्या मिलता है, वहाँ अपने को हाइड्रोजन हीलियम गैस नहीं मिलती है। जबकि जो बाहरी वाली गैस है, वहाँ तक सूर्य की जो पावर है, सूर्य की ऊष्मा है, वो पहुँच नहीं पाती। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का वायुमंडल पाया जाता है। तो जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है। आपने को पता ही है कि क्या एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है, इसी वजह से क्या हुई है, डिस्टेंस पे उपस्थित है, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वायुमंडल पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, तो सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। अब दूसरा पॉइंट ये बोलता है हमें कि जो हमारे सूर्य था, उस सूर्य से क्या हुआ, जो सूर्य की जो भी पवन थी, सूर्य की जो भी वायु थी, उससे क्या हुआ, वो जोर से चली, और उसी वजह से क्या हुआ, हमारे जो भी 4 इनर प्लैनेट थे, पार्थिव ग्रह थे, इनके ऊपर से सारी जो भी हाइड्रोजन हीलियम के जो भी गैसों के धूलकण थे, उनको क्या हटा दिया गया। लेकिन जो एस्टेरॉयड बेल्ट की वजह से जोवियन ग्रहों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची, या मतलब सौर पवन थी जो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम की गैसें पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। अब जो थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब इनका क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, किसमें, हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं, कंपैरिजन क्यों हम देखते हैं, बाहर वाले जो भी ग्रह हैं वो क्या, उनकी साइज़ अपने को बड़ी दिखती है, जबकि अंदर वाले जो भी प्लैनेट है उनकी क्या साइज़ अपने को छोटी दिखती है। इसी वजह से क्या होता है, इनका जो भी पिंड जितना बड़ा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसका बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह जो भी इनके ऊपर गैसें थी, इनके ऊपर जितने भी धूलकण थे, वो क्या हुए, इनको चिपका के रख नहीं सके, और जैसे ही जो सौर पवन निकली, उस सौर पवन ने क्या इनको साथ साथ में उड़ा के लेके चली गई, और क्या हुआ, एकदम अपने को प्लेन सरफेस मिल गया, अपनी अर्थ मिल गई। अपन देखते हैं अर्थ पे सीधे क्या, सीधे अपने को सरफेस मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो भी पार्थिव ग्रह कहाँ है, वो हमारे सूर्य के नज़दीक उपस्थित हैं। तो आपको उम्मीद है दोस्तों, आपको पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे बाद में, सबसे हमारा एंड वाला टॉपिक है चंद्रमा। तो दोस्तों बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा चंद्रमा है जो वो क्या है, वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे कांट परिकल्पना आई थी, इवन वो लाप्लास वाली परिकल्पना आई थी, निहारिका वाली। तो बहुत सारी परिकल्पना आई थी, बहुत सारी हाइपोथेसिस आई थी। उसी तरह चंद्रमा की भी बहुत सारी हाइपोथेसिस आई थी, उनमें से 2 मेन वाली है। तो दोनों मेन वाली कौन सी है, तो सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन, ये जॉर्ज डार्विन वही है जो कि एक चार्ल्स डार्विन नाम से हमारे बायो में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, हमारे क्रम विकास का सिद्धांत दिया था कि हम जैसे हम पेड़ है, तो पेड़ का भी कोई ना कोई एक ही पूर्वज रहा था, सभी पेड़ों का कोई एक पूर्वज रहा था, सभी मनुष्यों का कोई एक पूर्वज था, उसी तरह किसी जानवर का भी एक ही पूर्वज था। उसी तरह इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने सब इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। उसी तरह इनके बेटे थे जॉर्ज डार्विन, सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने बताया था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल के आकार का था, बीच से पतला हुआ, किनारों से मोटा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि
फर्स्ट वाला डायग्राम उसमें आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा पिन बाहर निकलते हुए दिख रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके सेकंड डायग्राम देखते हो तो उसमें एक डंबल की आकृति आ जाती है, जिसमें क्या था बीच से एकदम पतला था और किनारों पे क्या मोटा मोटा था, डंबल के आकार का, जैसा जिससे हम जिम कर सकते हैं। ये क्या था, यह पूरा पिन डंबल बीच से पतला किनारों से मोटे की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंत एंड में जाते जाते क्या हुआ, एंड में जाते हुए इससे अलग हो गया। और उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ था जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। हम जानते हैं मैरियाना ट्रेंच जैसे कुछ नाम है, वो क्या हमारे हमारे सबसे गहरा बिंदु वही है, तो वो कहाँ उपस्थित है, वो हमारे प्रशांत महासागर में उपस्थित है। तो प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है और हमारे जितने भी महासागर देखते हो उनमें सबसे गहरा भी हमारा प्रशांत महासागर ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से क्या निकला, वहाँ से हमारा चांद निकला। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया हमारे सर जॉर्ज डार्विन ने। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारे जो जॉर्ज डार्विन की व्याख्या थी, ये जॉर्ज डार्विन की हाइपोथेसिस थी, उसको हमारे जो भी आज के जो भी वैज्ञानिक थे, आज के जो भी दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने बोला कि आगे बताओ भाई, आपको पता है तो आप बता दो कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव जायंट इफेक्ट का नतीजा था, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरबों वर्षों पहले हुई थी। अब बात करते हैं हम डायग्राम में। तो डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, एक पिंड आ रहा है। किसके आकार का, यह पृथ्वी से 3 गुना आकार, मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराता है। इस टकराने की वजह से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के अलग होता है। इस टूट कर अलग हुआ और टूट के अलग बहुत सारा डेब्रिस या कचरा बना। तो इससे क्या हुआ, ये वापस पृथ्वी के ही चारों ओर घूमने लग गया। अब ये घूमते घूमते क्या वापस चिपक के और अपने को क्या मिल गया, अपने को चंद्रमा मिल गया। जैसा कि आपको थर्ड फोर्थ डायग्राम में मिल रहा होगा कि थर्ड डायग्राम में क्या है, एकदम कचरा इकट्ठा हो रखा है और ये किसके घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एंड में जाते हुए सारा कचरा चिपक जाता है और क्या होता है, हमारा चंदा मामा हमको मिल जाता है। उम्मीद हो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और ये घटना कब हुई, यह हुई हमारे 4.44 अरबों वर्षों पहले, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा है, पृथ्वी यौवन अवस्था में, पृथ्वी की जवानी चल रही थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, उस समय ये सब घटना हुई और हमें चंद्रमा मिला। और उसी की वजह से देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी का घूर्णन है या पृथ्वी का अक्ष है, वो पृथ्वी का अक्ष थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। जो हमारा ग्लोब देखते हैं वो क्या हम टेढ़ा देखते हैं, वो किसकी वजह से हुआ, इसी जायंट इफेक्ट या द बिग स्प्लिट की वजह से हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहें और एंजॉय करते रहें अपने इस चैप्टर को। तो दोस्तों हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था हमारे ग्रहों के निर्माण के बारे में। हमने बताया था कि किस तरह ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद में हमने पढ़ा था सौर मंडल के बारे में, किस तरह सौर मंडल में क्या क्या उपस्थित थे, 8 ग्रह, 63 उपग्रह। उसके बाद में बहुत सारे कॉमेट्स, बहुत सारे एस्टेरॉयड, बहुत सारे धूल के कण, गैसें, ये सारे सौर मंडल में उपस्थित है। उसके बाद में हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा कि किस तरह चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो यही समाप्त करते हैं हम आज का पूरा चैप्टर। उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे हमारी पृथ्वी के उद्भव के बारे में। तो वेट करते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सूर्य सिंह चंडावत। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।